Hello, Namaste, Suprabhat, Sat Shri Akal, Assalamu Alaikum, and a very good morning. And welcome back to the Molecular Ninjas. My name is Rahima Mehbaz. एंड आज हम लोग आए हैं लेक्चर नंबर 6 के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक। सारे ही टॉपिक प्यारे होते हैं यार, बट ठीक है, आज का थोड़ा ज़्यादा प्यारा है। आज का टॉपिक का नाम है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड let me write the name of the topic. Heisenberg's uncertainty principle. PAL तो प्रिंसिपल स्कूल वाले प्रिंसिपल होते हैं यार, क्या कर रही है। PLE प्रिंसिपल, माय बैड। चलो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब देखो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, इसका डेफिनेशन तो सभी जान रहे होते हैं, सबको पता होता है। कहीं ना कहीं भी आप यूट्यूब वीडियो देखोगे आपको डेफिनेशन तो रटवा ही दिया जाता है। बट आज के इस वीडियो में हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हाइजेनबर्ग की जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, जो हाइजेनबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने दिया था सन 1927 में, 1927 में उन्होंने ये प्रिंसिपल दिया था। तो ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल उन्होंने दिया, उससे क्या कंक्लूजन निकलता है और वो किस बेसिस पे उन्होंने ये जो कंक्लूजन है वो निकाला था, इन सारी चीज़ों को इन डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि डेफिनेशन तो बाबा सब पढ़ा देता है, डेफिनेशन जानना इज नॉट अ की कंसेप्ट। यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट सीखने आए हैं, तो डेफिनेशन तो सब जगह मिल जाएगी, डेफिनेशन तो किताब में लिखी हुई, फिर उसके लिए मेरी क्या ज़रूरत है। ओके, सो कैसे हुआ इस पे हम लोग आएंगे। पहले हम लोग थ्योरी पार्ट पे आते हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता क्या है। अब हाइजेनबर्ग नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1927 में एक प्रिंसिपल दिया। उन्होंने ये बोला कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी छोटा पार्टिकल, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा जो पार्टिकल होता है, उसका पोजीशन, मतलब कि वो कहाँ पे लोकेटेड है, और उसका मोमेंटम एक साथ निकालना पॉसिबल नहीं है। मतलब कि ओ मम्मी, मतलब कि ये एक छोटा सा पार्टिकल है, इस पार्टिकल का पोजीशन और इस पार्टिकल का मोमेंटम एक साथ मतलब साइमल्टेनियसली विथ सर्टेनिटी सही निकालना पॉसिबल नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ छोटा पार्टिकल। क्या समझ में आया कि कोई भी फास्ट मूविंग छोटा पार्टिकल, एक छोटा पार्टिकल मूव कर रहा है, कोई भी फास्ट मूविंग छोटा पार्टिकल का पोजीशन और उसका मोमेंटम एक साथ विथ सर्टेनिटी निकालना इज नॉट पॉसिबल। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप कोशिश करोगे तो क्या होगा, गलती होगी ऑफ कोर्स, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे तो अगर आप पोजीशन में क्या कहते हैं सर्टेनिटी, पोजीशन को बहुत एक्यूरेटली कैलकुलेट करने की कोशिश करते हो कि मैं पोजीशन एकदम एग्जैक्टली कैलकुलेट करूंगा, तो आपके मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटीज होंगी वो बढ़ती चली जाएंगी। एंड वाइस वर्सा द सेम, अगर आप मोमेंटम को बहुत एक्यूरेटली कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो आपके पोजीशन में जो अनसर्टेनिटीज होगी वो बढ़ती चली जाएंगी। आपकी पोजीशन की एक्यूरेसी जितनी ज़्यादा होगी, मोमेंटम की एक्यूरेसी उतनी कम होगी, एंड अगेन मोमेंटम की एक्यूरेसी जितनी ज़्यादा होगी, पोजीशन की उतनी कम होगी। ये हाइजेनबर्ग ने कहा, ये थ्योरी है। मोर ओवर उन्होंने ये भी कहा, मैथमेटिकली उन्होंने प्रूफ किया कि, एक सेकेंड, कौन, ओके सॉरी आई एम रियली सॉरी, मेरी कुछ काम आ गया था। ओके, तो क्या कह रही थी मैं भूल भी गई थी जल्दी में। हाँ, हाइजेनबर्ग ने कहा कि कोई भी छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा पार्टिकल है, उसकी पोजीशन और उसकी मोमेंटम साइमल्टेनियसली विद सर्टेनिटी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, उन्होंने वो इतने पे नहीं रुके, उन्होंने ये भी बता दिया कि अगर आप कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो गलती होगी, और गलती कितनी होगी ये भी उन्होंने बता दिया। उन्होंने मैथमेटिकल इक्वेशन दिया है, डेल एक्स डॉट डेल पी सॉरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाई 4 पाई। इसका मतलब क्या होता है, डेल एक्स क्या है इसमें, डेल एक्स इज, दिस इज uncertainty in position,
ठीक है। डेल पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है, मतलब क्या होता है इसका? इसका ये कहने का मतलब है कि जो आपकी पोजीशन में अनसर्टेनिटीज आएंगी, आप अगर कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हो पोजीशन को और मोमेंटम को किसी छोटे नन्हे मुन्ने पार्टिकल के लिए, किसी छोटे टाइनी पार्टिकल के लिए, तो उसकी पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी आएगी और उसकी मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी आएगी, उसका जो प्रोडक्ट होगा ना, प्रोडक्ट will always be greater than or equal to h by 4 pi। मतलब कि आप चाहे कितनी भी एक्यूरेटली कैलकुलेट कर लो, कितनी भी एक्यूरेटली कैलकुलेट करने की कोशिश कर लो, h by 4 pi से ज्यादा एरर आएगा, और अगर नहीं तो एटलीस्ट h by 4 pi तो आएगा ही। मतलब मिनिमम एरर, आप चाहे मतलब अपना 100% एफर्ट लगा दो पोजीशन और मोमेंटम को एक्यूरेटली कैलकुलेट करने की कोशिश करके, लेकिन दैट एरर का जो प्रोडक्ट होगा विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और एटलीस्ट इक्वल टू h by 4 pi। सो इन अ नटशेल मैंने क्या बोला अब तक? मैंने बस इतना बोला, मैंने नहीं, हाइजेनबर्ग ने बोला, मैंने बस कोट किया। उन्होंने बोला कि किसी भी फास्ट मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, देखो माइक्रोस्कोपिक होना चाहिए, फास्ट मूविंग होना चाहिए, दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। किसी भी फास्ट मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का पोजीशन और उसका मोमेंटम को विथ सर्टेनिटी साइमल्टेनियसली आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर आप कोशिश करोगे तो गलती होगी, और जो गलती, दोनों की गलती का जो प्रोडक्ट होगा, पोजीशन की गलती और मोमेंटम की गलती का जो प्रोडक्ट होगा, दैट वुड एटलीस्ट बी इक्वल टू h by 4 pi। या तो h by 4 pi होगा या तो उससे ज्यादा होगा, उससे कम की गलती आप नहीं कर सकते। इतनी गलती आपकी होगी ही होगी, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। क्लियर इनफ? ये समझ में आ गया? अब इससे फर्दर उन्होंने और डिराइव क्या करा, देखो यहीं से है ये, डेल एक्स है, डेल एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मल्टीप्लाइड बाय डेल पी। पी मतलब मोमेंटम को हम लोग मास इनटू वेलोसिटी लिख सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है ना, तो डेल एम इंटू वी कर सकते हैं। पोजीशन को सॉरी मोमेंटम को हमने मास इनटू वेलोसिटी कर दिया, मास इनटू वेलोसिटी कर दिया। दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h by 4 pi। फाइन, h by 4 pi फाइन। अब देखो, मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास तो कांस्टेंट होता है, मास में गलती हो सकती है क्या? मास में गलती नहीं होती है यार, मास इज अ कांस्टेंट थिंग, उसमें कोई गलती होने की स्कोप नहीं है। गलती होगी वेलोसिटी में, तो आप मास को बाहर ले आओ। सो दिस इज डेल एक्स डॉट एम डेल वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h by 4 pi। समझ में आया? फर्दर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डेल एक्स डॉट डेल वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 m pi। समझ में आया क्या हुआ? समझ में आया? अब तक क्लियर है? बोर्ड क्लियर तो दिख रही है मुझे। डेल एक्स मतलब पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। एक सेकंड रुकिएगा, गर्मी लग रही है। हाँ सॉरी, हाँ क्या बोल रही थी मैं, कि डेल एक्स डॉट एम डेल वी था, यहाँ समझ में आया? डेल एक्स डॉट डेल पी को हमने लिखा है मास इनटू वेलोसिटी, मास को हमने बाहर निकाल दिया बिकॉज मास द कांस्टेंट प्रॉपर्टी, उसमें गलती नहीं हो सकती है। सो मास हमने बाहर निकाल दिया, मल्टीप्लाइड बाय डेल वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h by 4 pi। मास को हम लोग नीचे ले आए, इस साइड ले आए, तो डेल एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल वी इज इक्वल्स टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू h by 4 m pi। ये तो हाइजेनबर्ग ने बोला भाई, ये तो मैथमेटिकल इक्वेशन था, ये तो थ्योरी थी, ये तो सब बोलते हैं, इसमें नया क्या है? अब ये चीज क्यों है, मतलब कैसे पता कि भाई पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर सकते? मतलब क्या हम उस चीज को इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, उस चीज को इमेज के फॉर्म पे देख नहीं पा रहे हो दिमाग में? रटने को तो भाई कोई भी रट लेगा, बट उस चीज को इमेजिन करना है तो कैसे होगा? सो मैं इसको मिटा दूं, इसको आप कॉपी करना है तो आप कॉपी कर ले, बट मैं लिखाऊंगी अभी फिर से। बट फिर भी इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, वेदर यू वांट टू कॉपी, पॉज एंड कॉपी इट, मैं मिटा रही हूँ। फाइन, ध्यान देना, अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसको भी मैं मिटा दे रही हूँ, आपको पता है कि मैं हाइजेनबर्ग ही पढ़ा रही हूँ। अब चीजों को देखना, देख रहे हैं, ये है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन।
समझना समझना, समझा रही हूं मैं। ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब आपको इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इसकी मोमेंटम पता करनी है। आपको पता करना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पे है और इस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या है, मतलब उसकी मास मल्टीप्लाइड बाय उसकी वेलोसिटी क्या है। इन शॉर्ट आपको पता करना है कि उसकी वेलोसिटी क्या है। तो आप कैसे पता चल करोगे? लाइट मारोगे भाई, इलेक्ट्रॉन तो भुटकी से आपको दिख थोड़ी रहा है। आप इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए डायरेक्ट माइक्रोस्कोप से आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई थोड़ी देगा। तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग इस पे लाइट मारते हो। लाइट, फोटॉन्स के, लाइट के छोटे छोटे पैकेट्स, मैंने पढ़ाया था प्लैंक्स में, फोटॉन्स। फोटॉन्स मारोगे। अब मैंने अभी लास्ट क्लास में पढ़ाया था, एक मिनट, मैंने अभी लास्ट कहाँ गया यार, मैंने अभी लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मेटल के सरफेस पे आप ये करोगे, क्या कहते हैं, लाइट को स्ट्राइक करोगे तो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पे भी यही चीज होगा, आप लाइट दोगे यहाँ से सूटेबल फ्रीक्वेंसी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ से डिफ्लेक्ट होंगे, यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो और यहाँ से एज अ थर्ड पर्सन, एज एन ऑब्जर्वर, एज एन ऑब्जर्वर आप यहाँ से ऑब्जर्व करोगे आंखें लगा करके कि ऑब्जर्वर कि इलेक्ट्रॉन किस पॉइंट से बाहर निकल रहा है। तो आपको उसकी पोजीशन पता चल जाएगी कि हाँ किस पॉइंट से बाहर निकल रहा है। लाइट आया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो यहाँ से डिफ्लेक्शन हुआ, तो ये पॉइंट आपको पता चल जाएगा कि भाई ये उसकी पोजीशन की पॉइंट है। बट जब आपको इसकी पोजीशन पता चली उस समय ये इलेक्ट्रॉन तो उड़ गया ना, उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, उसकी वेलोसिटी तो चेंज हो गई। वेलोसिटी अब आप पता नहीं कर सकते, आपको वेलोसिटी कैसे पता चलेगा, है ना। आपने लाइट मारा, लाइट मार के देखा कि जहां से इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट करेगा वहां पे उसका पोजीशन होगा, उस पोजीशन को तो आपने पता कर लिया, बट फिर आपकी क्या कहते हैं, इसमें गलती हो गई, उस वेलोसिटी में गलती हो गई। अब आपको वेलोसिटी नहीं पता, आप यहाँ से लाइट मार रहे हो, इस पे लाइट मार रहे हो, यहाँ से ये निकल रहा है बाहर, यहाँ से ये बाहर निकल रहा है, तो उसकी पोजीशन आपको पता चली कि इस पोजीशन पे ये इलेक्ट्रॉन था पहले, लेकिन अब आपको उसकी वेलोसिटी भी पता करनी है उसी पोजीशन पे। इस पोजीशन पे इसकी क्या वेलोसिटी थी, अब वो तो नहीं पता चल रहा ना, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज हो गया ना। इससे जो फोटॉन्स आए उससे कुछ काइनेटिक एनर्जी उसको मिली होगी, कुछ काइनेटिक एनर्जी मिली होगी इसको, तभी ना वो डिफ्लेक्ट किया। कुछ काइनेटिक एनर्जी उसने इस लाइट, इस फोटॉन से अब्सॉर्ब किया होगा और उसने अपनी काइनेटिक एनर्जी चेंज की, तभी वो डिफ्लेक्ट किया। वो डिफ्लेक्ट करके गया तो इसको फोटोन की वेलोसिटी चेंज हो गई। आप वेलोसिटी पता नहीं कर सकते, और अगर आप वेलोसिटी पता करने की कोशिश करते आपको पोजीशन पता नहीं चल रहा होता कि वो किस पोजीशन पे लोकेटेड है। तो इन अ नटशेल मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, इनफैक्ट मैंने नहीं, हाइजेनबर्ग ने कहा था कि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, पोजीशन और मोमेंटम या वेलोसिटी साथ में कैलकुलेट नहीं हो सकता विद सर्टेनिटी, सही सही कैलकुलेट नहीं हो सकता। अब 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 ये चीज समझ में आई कि नहीं कैलकुलेट हो सकता, भाई ठीक है। यहाँ से हम लोग बैठ के देख रहे थे, इन मतलब ये छोटी सी चीजें थी जो हमने भी। अब बोलो कि यार अगर हम लोग लाइट दें और उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा नहीं हो, मतलब कि जैसे मैंने उस दिन बताया, क्या लास्ट क्लास ही मैंने जो पढ़ाया उसमें मैंने बताया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, और मैंने उसमें आपको क्या पढ़ाया, मैंने उसमें आपको ये पढ़ाया, मैंने बोला कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी, अगर इस एक फोटोन इलेक्ट्रॉन को एमिट होने के लिए 10 जूल की एनर्जी चाहिए, तो वो 10 जूल की एनर्जी लेकर के बाहर आ जाएगा। और अगर आप 20 जूल की एनर्जी देते हो तो 10 जूल की एनर्जी लेके वो बाहर आएगा, और जो बाकी बची 10 जूल होगी उस वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर के निकलेगी। अब आप बोलो कि यार अगर मैं इसको, इसकी एनर्जी जो है वो 10 जूल की ही दूं कि इलेक्ट्रॉन बस एमिट होके सरफेस पे आ जाए, तो लेकिन वो सरफेस पे आएगा तो जब तक इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट नहीं होगा आपको वो दिखाई कैसे देगा, वो डिफ्लेक्ट हो रहा है तो ही ना आपको उसका पोजीशन पता चल रहा है कि वो कहां से डिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ जस्ट मेटल के सरफेस से उठ के बाहर आए तो वो डिफ्लेक्शन तो नहीं हुआ ना, वो आपको पोजीशन पता नहीं चलेगा। इन शॉर्ट आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो आपको नहीं पता लग सकता कि उसकी पोजीशन और उसकी मोमेंटम साथ में विद सर्टेनिटी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल। उन्होंने इम्पॉसिबल वर्ड नहीं यूज किया था, उन्होंने बोला था इट इज नॉट पॉसिबल, मतलब वही है, बट ठीक है, उन्होंने जो वर्ड यूज किया था मैंने वो बता दिया, ठीक है, क्लियर इनफ। अब मेरा मार्कर कहाँ है, हाँ,
अब हम लोग आ जाते हैं लिखने वाले पार्ट पे। ये चीजें क्लियर हो गई कि यहाँ से लाइट आ रही थी, लाइट ने इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करा, यहाँ से डिफ्लेक्शन हुआ और साइड से हमने ऑब्जर्व कर लिया कि उसकी पोजीशन क्या है। पोजीशन पता चली तो मोमेंटम को चेंज हो गई तब तक, और मोमेंटम को पता करने की कोशिश करेगी तो पोजीशन की पता नहीं चलेगी। क्लियर इनफ, क्लियर इनफ, क्लियर इनफ। मैं मिटा दे रही इसको, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपके समझने के लिए था, क्योंकि देखो डेफिनेशन तो सब बता देता है बट कोई समझाता नहीं है। मे भी समझाते होंगे, मैंने उतना एक्सप्लोर भी नहीं करा है तो मुझे आइडिया नहीं है, आई डोंट नो, सो आई एम ट्राइंग इट फ्रॉम माई साइड। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता क्या है? सो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, it is not possible to calculate the position and momentum of a fast moving microscopic particle. According to Heisenberg, it is not possible to calculate the exact position and momentum of a fast moving microscopic particle simultaneously with certainty. बुझले क्या बोला हाइजेनबर्ग ने? डेफिनेशन पे आ जाते हैं, समझ हम लोग गए कि कोई भी पार्टिकल का कोई भी फास्ट मूविंग छोटा पार्टिकल का पोजीशन और उसका मोमेंटम एक साथ विद सर्टेनिटी कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप पोजीशन को एक्यूरेटली कैलकुलेट करोगे तो मोमेंटम में गलती होगी, और अगर आप मोमेंटम को एक्यूरेटली कैलकुलेट करोगे तो पोजीशन में गलती होगी। इन अ नटशेल मैंने क्या बोला, ये समझ में आ गया? चलो, मैथमेटिकली ये चीज आप लिखोगे अपने नोट्स में। मैथमेटिकली क्या बोलता है? मच्छर। मैथमेटिकली उन्होंने बताया, इक्वेशन दिया, डेल एक्स डॉट डेल पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाई 4 पाई। फाइन, डेल एक्स पोजीशन में अनसर्टेनिटी है, डेल पी मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है। इसको आप फर्दर तोड़ के लिख सकते हो मास इनटू वेलोसिटी, क्योंकि मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, दिस इज ग्रेटर देन h बाई 4 पाई। ठीक है, मास में अनसर्टेनिटी होती नहीं है बिकॉज मास इज द कांस्टेंट वैल्यू, तो अनसर्टेनिटी वेलोसिटी में होगी। सो डेल एक्स डॉट m del v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाई 4 पाई, और यहाँ से आप निकालो डेल एक्स डॉट डेल वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाई 4m पाई। ये इक्वेशन समझ में आया आपको? ये वाला और ये वाला, ये दोनों इक्वेशन न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल में आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, तो आपको इन्हीं इक्वेशंस के मदद से आपको निकालनी पड़ेगी। मतलब क्या हुआ कि आप पोजीशन नहीं निकाल सकते और उसकी वेलोसिटी नहीं निकाल सकते। वेलोसिटी नहीं निकालोगे तो मोमेंटम डेफिनेटली नहीं निकलेगा, वही चीज है। ठीक है, समझ में आई? इसके बाद मेरा डस्टर दे दो। क्लियर हो गया? मिटा दूं मैं? चलो क्वेश्चंस देखते हैं भाई, समझ में भी तो आनी चाहिए ना कि बोल क्या रहा है। पढ़ना तो पढ़ने की बात है, क्वेश्चन भी तो बनानी है ना। क्वेश्चंस देख लें। चलो, पहला क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन लिखेंगे आप, बोलता है माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटॉन्स, माइक्रोस्कोप using suitable photons is employed
to locate an electron in an atom, to locate an electron in an atom within a distance of 0.1 Armstrong, within a distance of 0.1 Armstrong. What is the uncertainty involved in the measurement of its velocity? What is the uncertainty involved in the MEASUI measurement of its वेलोसिटी? चलिए वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करेंगे एक बार, जिन्हें नहीं आता है वो भी, जिन्हें आता है वो तो कहेंगे ही। ट्राई करिए, कोशिश करिए, फॉर्मूला आपको पता है कैसे करना है, मैं करूंगी, डेफिनेटली करूंगी, बट आप खुद से ट्राई करें एक बार। अगर आपसे बन जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं बनता है तो मैं तो आऊंगी ही बनाने के लिए। अरे बाप रे, चलिए होपफुली अब तक आपने बना लिया होगा। अगर आपको बनाना होगा तो फॉर्मूले पे आते हैं। क्या बोलता है, मैं दूसरे रंग के कलम से बनाऊंगी, बट अगर मेरे को मिलेगा तो, छोड़ दो, नहीं मिल रहा, इसी से बना लेती हूँ। क्या बोलता है, डेल एक्स डॉट डेल पी इज इक्वल्स टू एच बाई 4 पाई। अब बोलो यार इक्वल टू कैसे हो गया? आप तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लिखते थे, इक्वल टू कैसे हो गया? अब जब क्वेश्चंस बना के चलेंगे, जब क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे तो हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि हम लोग बहुत स्मार्ट हैं और हम लोग एकदम एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जो मिनिमम गलती है ना, वही हमारी गलती है। हम लोग इससे ज्यादा गलती करेंगे ही नहीं। मिनिमम जो गलती है वो h/4 पाई की होती है। h/4 पाई से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम h/4 पाई की होगी। अगर आप बहुत एक्यूरेटली कैलकुलेट करने की कोशिश करते हो तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि हम लोग बहुत स्मार्ट है और हम लोग बहुत एक्यूरेटली कैलकुलेट करते हैं, इसलिए हमारी जो गलती है वो h/4 पाई के बराबर ही है। तो क्वेश्चन बनाने के लिए आप h/4 पाई के इक्वल टू रखोगे, ग्रेटर देन नहीं रखोगे। फाइन, क्लियर है ना? आप ऐसा मान के चलोगे कि आप लोग बहुत स्मार्ट हो। सब स्मार्ट हैं, मानने की क्या बात है, स्मार्ट है हम लोग, एकदम स्मार्ट है। क्वेश्चन बना रहे, बताओ। चलो अब मजाक मजाक में आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि was employed to locate an electron in an atom within a distance of 0.1 Armstrong। तो वो 0.1 Armstrong के डिस्टेंस में उसको लोकेट करने की कोशिश कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। माइक्रोस्कोप से 0.1 Armstrong का जो डिस्टेंस है वहां पे माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को लोकेट करने की कोशिश कर रहा है। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आपको पता है 0.1 Armstrong। What is the uncertainty involved in the measurement of its velocity? अब इसको velocity चाहिए, मोमेंटम नहीं चाहिए, इसको velocity चाहिए। तो यहाँ पे आप इसको m del v लिखोगे डेफिनेटली। तो इसको आप कैसे लिखोगे, del x डॉट del v इज इक्वल्स टू h बाई 4m पाई। फाइन, दिस इज क्लियर। मैंने अभी डिराइव कराया था ये फॉर्मूला। del x की वैल्यू आपको पता है 0.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -10। आर्मस्ट्रॉन्ग को मीटर में बदला है मैंने। मल्टीप्लाइड बाई डेल वी की वैल्यू आपको निकालनी है, बिकॉज आपको कैलकुलेट करना है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, इज इक्वल्स टू h बाई 4 इंटू मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, बताओ। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, पता होना चाहिए ये। अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिए, 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -31 kg होता है। मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू होती है 3.14। ये ऊपर h का वैल्यू है 6.626 इंटू 10 रेज टू द पावर -34। इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपको डेल v का वैल्यू मिल जाएगा। इसको है नीचे ला करके पूरे को सॉल्व करोगे। मैं आपको फाइनल वैल्यू बता देती हूँ क्योंकि वो मुझे भी नहीं पता है। फाइनल वैल्यू है 5.79 इंटू 10 रेज टू द पावर 6। फाइनल वैल्यू इज 5.79 इंटू 10 रेज टू द पावर 6। वेलोसिटी है ना, मीटर पर सेकंड में आएगा। क्लियर है ना? क्वेश्चन समझ में आया? कैसे बनेगा ये समझ में आया? इस ग्रेटर देन और इक्वल टू को साइन को हमने इक्वल टू से क्यों रिप्लेस किया, ये समझ में आया? इस चीजें समझनी जरूरी है। ये क्वेश्चंस बनाना का मकसद ही यही है कि आपको समझ में आए।
और ना है ही क्या, जो एक तो फॉर्मूला है, एक चीज दिया हुआ है, बाकी चीज आपको पता है, एक तो निकालना है। ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट कोई रॉकेट साइंस है नहीं जिसे समझने में बहुत लगे, है ना। कुछ चीजें बस कोर कंसेप्ट समझने के लिए ही दी जाती हैं। फाइन, एक क्वेश्चन और बनाते हैं हम लोग। चलिए आप इसको कॉपी कर लीजिए, होपफुली आपने अब तक कॉपी कर दिया होगा, मैं मिटा देती हूँ। ठीक है, आगे बोलता है अ गोल्फ बॉल हैज अ मास ऑफ 40 ग्राम। क्वेश्चन 2 बोलता है अ गोल्फ बॉल हैज अ मास ऑफ 40 grams 40 grams and a speed of 45 meter per second, sorry, and a speed of 45 meter per second। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, 45 meter per second। ठीक है, if the speed can be measured within an accuracy of 2%, if the speed can be measured within the accuracy of 2%, calculate the uncertainty in the position। बुझलिस क्या है? क्वेश्चन को बनाए, वीडियो को सॉल्व करे, बोल रहे वीडियो को पॉज करे, क्वेश्चन को सॉल्व करे, अपने से ट्राई करें। देखिए, नहीं ट्राई करने से मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, मैंने अपने सारे एग्जाम्स क्लियर करके मैं कॉलेज में आ गई हूँ, मुझे कोई काम भी नहीं है केमिस्ट्री का, है ना। मैं आप लोगों के लिए कराती हूँ वट। तो वीडियो को पॉज करें, आप सॉल्व करें, अपने से कोशिश करें, बनेगा, ट्राई करें। चलिए, अब तक आपने ट्राई कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब बोल क्या रहा है कि आपको मास दिया गया है, गोल्फ बॉल का मास आपको पता है 40 ग्राम से, चलो ठीक है, मास मिल गया। स्पीड उसकी दी गई है 45 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला है हमारा डेल एक्स डॉट डेल वी इज इक्वल्स टू एच बाई 4m पाई। डेल एक्स की वैल्यू क्या है, डेल वी की वैल्यू क्या है, पोजीशन की वैल्यू तो भैया आपको निकालनी है, अनसर्टेनिटी। डेल वी की वैल्यू क्या है बताओ, डेल वी की वैल्यू क्या होगी? अब बहुत लोग होंगे ना जिन्होंने अब तक जवाब दिया होगा कि 45 मीटर पर सेकंड 45 डेल वी की वैल्यू है। बाबू 45 डेल वी की वैल्यू नहीं है, डेल वी मतलब होता है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। को बहुत लोगों ने सही जवाब भी दिया होगा, बट जिन्होंने गलत जवाब दिया, ऑब्वियसली मुझे सारी चीजें को लेकर चलनी है। 45 इज नॉट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, 45 इज द वेलोसिटी। यहाँ पे हमें अनसर्टेनिटी, वेलोसिटी नहीं पुट करनी है, वेलोसिटी में जो गलती है वो पुट करनी है ना। आगे आप पढ़ोगे तो गलती कैसे पता चलेगी, आगे आप पढ़ो पता चलेगी। इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%, बता रहा है ना कि स्पीड की एक्यूरेसी 2% की है, तो आप निकाल लो यहाँ से डेल वी वुड बी इक्वल टू 2% ऑफ इट्स वेलोसिटी, 2% ऑफ वेलोसिटी, 2% मतलब 2/100 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी कितनी है 45, 5 9 जा 45, 5 20 जा 2 1 जा 10, 9/10 कितना होता है 0.9। 0.9 जो है मीटर पर सेकेंड या जो भी है 0.9 मीटर पर सेकेंड इज दी व्हाट, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी की वैल्यू है आपकी 0.9 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? कैसे निकला समझ में आया? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%, उसकी अनसर्टेनिटी क्या होगी 2% ऑफ इट्स वेलोसिटी। 2% ऑफ वेलोसिटी कितना होगा 0.9 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज योर डेल वी। 45 वाज नॉट योर डेल वी, 45 वाज ओनली वी, वी हैव टू पुट डेल वी। ठीक है, क्लियर इनफ, ये समझाने के लिए था। डेल एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, सो डेल एक्स हैज टू बी फाउंड आउट, डेल एक्स हैज टू बी फाउंड आउट मल्टीप्लाइड बाई डेल वी की वैल्यू आपको दी गई है 0.9 विल बी इक्वल टू h बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई मास की वैल्यू आपको दी गई है 40 मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू 3.14 ले लो या 22/7 ले लो, इट्स टोटली अपॉन यू। h की वैल्यू है 6.626 इंटू 10 रेज टू द पावर -34। हो गया क्लियर?
क्लियर? इसको आप सॉल्व करोगे, डेल एक्स की वैल्यू आप निकाल लोगे, 0.9 को नीचे लाओगे, इसको पूरी तरह से सॉल्व करोगे। मैं आपको आंसर बता देती हूँ। आंसर वुड बी इक्वल टू 1.46 into 10 raised to the power minus 33 meter. 1.46 into 10 raised to the power minus 33 मीटर। पोजीशन है ऑब्वियसली मीटर में रहेगा। एसआई यूनिट्स को ना भूले, यूनिट्स मेंशन करनी जरूरी होती हैं क्वेश्चंस में। क्वेश्चन समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आई? एक सेकंड आप कॉपी करें, मैं आपको कुछ और बताती हूँ थोड़ी देर में। एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, चलो ठीक है आते हैं उस पर भी आते हैं। उससे पहले एक और चीज मैं कर बता दूं आपको, ये जो हम लोग लिखते हैं ना डेल एक्स डॉट डेल वी इज इक्वल्स टू एच बाई 4m पाई। अब इस वाले फॉर्म में मोस्ट ऑफ टाइम इसी फॉर्म में पूछता है, आपको डायरेक्ट मोमेंटम नहीं दिया रहता है क्वेश्चंस में, मास दिया रहेगा और वेलोसिटी ही निकालने बोलेगा, बिकॉज अगेन यू आर इन 11th स्टैंडर्ड, दे वोंट मेक थिंग्स इजी फॉर यू। फाइन, तो यहाँ पे ना मोस्टली ऐसे फॉर्म में ही रहता है, तो इसको सॉल्व करना यार बहुत बड़े बड़े वैल्यूज हैं, थोड़े टाइम लगते हैं। तो मैं एज अ स्टूडेंट जब मैं थी तो मैंने अपनी बुद्धि लगाई थी जो थोड़ी मोड़ी थी। मैंने क्या किया, ये कांस्टेंट है, ये 4 कांस्टेंट है, ये पाई कांस्टेंट है, इन तीनों के वैल्यू को मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसके वैल्यू को सीधे याद ही कर लिया। इसका वैल्यू मुझे जहां तक याद आता है 0.527 होता होगा। हाँ बिल्कुल यही होता है, 0.527 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34, 10 रेज टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई m। ये मेरा तरीका था, ये जब किसी ने बताया नहीं, मुझे किसी ने सिखाया नहीं, बट ये मेरा तरीका था, तो मैं आपको बताऊंगी क्योंकि ये मेरा तरीका था। तो इसको तरीका का यही है, क्योंकि h का वैल्यू, 4 का वैल्यू, पाई का वैल्यू, ये हर क्वेश्चन में कांस्टेंट ही रहने वाला है, ये चेंज नहीं होगा, दिस इज कांस्टेंट वैल्यू यू नो। सो इसलिए इसको h को 4 पाई को मल्टीप्लाई करके h के साथ डिवाइड करके फाइनल वैल्यू आता है 0.527 इंटू 10 रेज टू माइनस 34, और ये वैल्यू को मैं याद कर लेती हूँ। इसको याद करने का ये मतलब नहीं है कि इसको भूल जाना है, इसको याद रखना है, मेन यही है। ये बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी कि हर बार आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, डजंट मेक सेंस, इट विल जस्ट यू नो यू लूज योर टाइम, नथिंग एल्स। तो इसको आप करें सॉल्व ऐसे, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते, एक लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो के लिए, मिटा दो, थोड़ा जल्दी करेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे। चलो अब जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता दूं कि आप जिस भी स्कूल में हैं, जिस भी कॉलेज में हैं, जहां भी, कॉलेज में तो नहीं हो आप, स्कूल में ही हो, जिस भी बोर्ड के हैं, डजेंट मैटर, आपके जो अगले एग्जाम्स होंगे उसमें ये क्वेश्चन आएगा, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो। क्वेश्चन बोलता है फ्रॉम हाइजेनबर्ग्स uncertainty principle, prove that electron cannot exist inside a nucleus, electron cannot exist inside the nucleus। प्रूफ करो, अगर कोई कर सकता है तो करो, ट्राई करो, कोशिश करो, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, और एकदम स्कूल्स में पूछे जाते हैं, स्कूल वालों के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं ये एकदम। आप एनुअल दो अपना, हाफ ईयरली दो अपना, पीरियोडिक टेस्ट दो अपना, कुछ भी दो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसको सॉल्व करें। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की मदद से आपको ये प्रूव करना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता। भाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहता, ये पता है ना, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं ऑर्बिट में, पता है ना ये तो सबको। तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं रह सकता है, ये आपको प्रूफ करनी है। प्रूफ करने की कोशिश करें। चलो जिन्हें कोशिश करनी होगी वो अब तक कर चुके होंगे। तो लेट से हम लोग सोल्यूशन पे आते हैं। अब सोल्यूशन पे है, अब है कि हमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता। चलो मान लेते हैं, फॉर सम टाइम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, मान लेते हैं, अगर कोई गलती आएगी उसको मानने से तो देखेंगे हम लोग। मान लेते हैं, लेट्स assume that electron
exists inside the nucleus. चलो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है? डेल एक्स डॉट डेल वी इज इक्वल्स टू एच बाई 4m पाई। चलो, डेल एक्स की वैल्यू क्या होगा? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या होगा? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या होगा बताओ? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या होगा बताओ? किसी को पता है? किसी को पता है तो बताओ, नहीं पता है तो मैं बताऊंगी। चलो, डेल एक्स की वैल्यू होगी 10 रेज टू द, डेल एक्स वुड बी इक्वल टू 10 रेज टू द माइनस 15 मीटर। क्यों होगी ये बताओ? 10 रेज टू पावर माइनस 15 डेल एक्स की वैल्यू होगी। पोजीशन की जो अनसर्टेनिटी होगी वो 10 रेज टू माइनस 15 होगी। क्यों? 10 रेज टू माइनस 15 है क्या? है क्या? है क्या ये? है क्या ये? है क्या ये? न्यूक्लियस का साइज है। ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रह रहे हैं। हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर रह रहा है। इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस नहीं, इसका जो साइज है, दिस इज 10 रेज टू माइनस 15 मीटर। तो अनसर्टेनिटी जो होगी, अगर इलेक्ट्रॉन उसके अंदर है तो अनसर्टेनिटी क्या होगी? उसके साइज से बड़ी तो अनसर्टेनिटी नहीं होगी ना, उससे की जितनी ही होगी। तो डेल एक्स की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं 10 रेज टू द पावर माइनस 15 मीटर। 10 रेज टू द पावर माइनस 15 मीटर। ठीक है, क्यों लिया हमने 10 रेज टू माइनस 15 मीटर? ये समझना, रेडियस है इसका, इसका साइज है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का साइज होता है 10 रेज टू द पावर माइनस 15 मीटर। ठीक है, यहाँ पे जो 10 रेज टू माइनस 15 इसी से आया है। दिस इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस, मेंशन कर लो और इसको याद कर लो, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज 10 रेज टू द पावर माइनस 15 मीटर होता है, ये पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आपको पता चल गई कि ठीक है 10 रेज टू माइनस 15 मीटर है। ठीक है भाई, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या है? भाई वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी क्या होगी? अब ये तो साइज देख के नहीं बता सकते ना हम लोग। ठीक है, नहीं पता है हमें, चलो नहीं पता है, नहीं पता है, डेल वी को डेल वी रहने दो। एच का वैल्यू आपको पता है? बोलो हाँ। फोर की वैल्यू पता है? हाँ। पाई की वैल्यू पता है? हाँ। मास की वैल्यू पता है? इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है। सारी चीजों को पुट करके डेल वी आप कैलकुलेट करोगे, तो डेल वी वुड बी इक्वल टू एच बाई 4m पाई मल्टीप्लाइड बाई डेल एक्स। क्या होगा यहाँ पे बताओ? क्या होगा यहाँ पे बताओ? 6.626 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 31 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी है? 10 रेज टू द पावर माइनस 15। समझ में आया? सारे वैल्यूज को हमने पुट कर दिए। इसको आप सॉल्व करिए, इसको आप सॉल्व करिएगा तो आंसर आपका क्या आएगा मैं आपको बता दूं। 5.79 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 10 नहीं बनना 10। क्या निकाला है हमने? वेलोसिटी निकाला ना, मीटर पर सेकेंड। ये इसकी वैल्यू आएगी, डेल वी इक्वल टू होगा ये। अब भाई इस वैल्यू में दिक्कत क्या है? इस वैल्यू में दिक्कत क्या है? इस वैल्यू में दिक्कत ये है कि दिस वैल्यू इज 5.7 इंटू 10 रेज माइनस 10 मीटर। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8। ये जो वैल्यू आई है ना वेलोसिटी की, वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी की, दिस इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट। भाई लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, आपको पता है ना। दुनिया में कोई भी चीज लाइट की स्पीड से मूव नहीं कर सकती, लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा है, ये तो पता है। इन वैक्यूम, तो इन वैक्यूम पे जो लाइट की स्पीड है 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है तो उसकी वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा हो जाती है, जो कि हमें पता है कि दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कोई भी चीज लाइट की स्पीड से तो मूव नहीं कर सकता, उससे ज्यादा स्पीड के तो भाई सोच भी नहीं सकता। सो यहां से आप क्या कंक्लूड करते हो कि सिंस ये उल्टा ट्रायंगल वाला बिंदु सिंस कहलाता, पता है ना? नहीं पता है, छोड़ो मैं लिख देती हूँ। सिंस द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी since the uncertainty in velocity is greater than the speed of light, greater than the speed of light, which is not possible, we can conclude, since the uncertainty is not possible, we can conclude
that an electron cannot exist inside the nucleus। ये समझ में आया क्या हुआ, कैसे हुआ, समझ में आया। हमने अनसर्टेनिटी को शुरू से शुरू करो, सीखो। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हमें ये प्रूव करना था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता। तो हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि भाई देखते हैं क्या दिक्कत होगा, मान लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रह रहा है, होता क्या है उससे। तो हमने निकाला अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फॉर्मूला लिया हमने, डेल एक्स की वैल्यू हमने लिखी 10⁻⁻15। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर। चलो ठीक है। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या होती है ये हमें पता नहीं था, तो हमने बोला चलो ठीक है फाइंड करते हैं। एच की वैल्यू पुट की, इन सब की वैल्यू पुट की, फाइनल जब हमने कैलकुलेट किया तो हमें पता चला कि भाई जो इसकी वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी, वेलोसिटी में जो गलती आ रही है, वेलोसिटी भी नहीं, वेलोसिटी की गलती है जो आ रही है वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा है, जो कि नहीं पॉसिबल है। स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा की स्पीड में कोई पार्टिकल मूव नहीं कर सकता आज के प्रेजेंट वर्ल्ड में। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे तक जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा होती है। दुनिया में कोई और चीज किसी साइंस के बच्चे को याद हो ना हो, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, ये सबको याद होता है। तो क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी है वो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा आ रही है, तो इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर तो डेफिनेटली नहीं रहता है, क्योंकि अगर वो न्यूक्लियस के अंदर रह रहा होता तो उसकी लाइट की स्पीड से भी ज्यादा होती है। जो हमें पता है किसी भी चीज की स्पीड लाइट की स्पीड से फास्ट नहीं होती है। इसलिए हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहता है, न्यूक्लियस के बाहर रह के उसके अराउंड रिवॉल्व करता है। दिस इज हाउ यू प्रूव इट। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। आप जिस भी स्कूल में हो, जिस भी एग्जाम में हो, ये क्वेश्चन अगर आपके एनुअल में है मतलब वो आएगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एंटायर चैप्टर। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से अगर कोई क्वेश्चन आने के चांसेस है तो वो इसके हैं। मैं इसमें सितारे चमका सकती हूँ कितना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइन, तो इसको आप प्रैक्टिस करें। आगे हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी में। मुझे लगता नहीं है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से कोई क्वेश्चंस होंगे, बट फिर भी चलो होमवर्क पे आते हैं। एग्जाम्पल्स में से आप एग्जाम्पल्स में 2 क्वेश्चन थे, वो दोनों मैंने बनवा दिए हैं आपको बाय द वे, बट फिर भी 2.15 और 2.16 2.15 और 2.16 आपको बनाने हैं। और एक्सरसाइज से मैं देखती हूँ, लेट मी चेक एक्सरसाइज से कौन से क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 2.61 आप बनाएंगे। 2.61 61 क्वेश्चन नंबर 61 आप बनाएंगे। ठीक है, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे रिलेटेड क्वेश्चन है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई रियली वांट यू ऑल टू ट्राई क्वेश्चन नंबर 35 एंड 36। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है वो, कुछ आसान सा चीज है। क्वेश्चन नंबर 2.35 और 2.36 मैं आपको चाहती हूँ कि आप ट्राई करो अपने से। तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज एग्जाम्पल से 2 क्वेश्चन, एक्सरसाइज से अनसर्टेनिटी पे 1 ही क्वेश्चन है, और बाकी ये 2 क्वेश्चन है जो आप ट्राई करो। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से नहीं है ये 35 और 36, बट जो है वो आसान है, वो आप बना लोगे खुद से। यू शुड सॉल्व इट ऑन योरसेल्फ। ठीक है, अब इसके अलावा क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत से क्वेश्चंस नहीं है, मेरे पास एक हैंडबुक है जिसमें मैंने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स के कुछ 10-12 क्वेश्चंस समराइज करके रखे हैं। उसका पिक्चर मैं इस वीडियो के एंड में अटैच कर दूंगी, तो आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड मोर ओवर अभी तो इंटरनेट का जमाना है, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, जेमिनाई, इसमें घिबली इमेज ना बना करके आप काम की चीजें करेंगे तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली, है ना। तो आप वहां से भी निकाल के बनवा सकते हैं, बट ठीक है मैंने बोला है क्योंकि मैंने निकाल के रखा है, मैंने थोड़ी मेहनत करी है इस पे, तो आपको मैं दे दूंगी, तो आप वो बनाए। क्यों मिटा रही हूँ मैं, क्या काम है मुझे। तो वो मैं वीडियो जैसी वीडियो के एंड पे वो अटैच हो जाएगा, आपको दिख जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फाइन, बाकी विल कम मीट अगेन वेरी सून। प्रॉब्ली पता नहीं कौन से टॉपिक पे आएंगे, बट जो भी आएंगे मजा जरूर आएगा। आई एम श्योर आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में बड़ा मजा आया होगा। इन शॉर्ट हम एक और बता दें कि हाइजेनबर्ग ने क्या बोला, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और उसकी मोमेंटम एक साथ विद एक्यूरेसी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। किसी भी छोटे पार्टिकल के लिए, माइन्यूट पार्टिकल के लिए, टाइनी पार्टिकल के लिए, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। फाइन, आप होमवर्क करें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड तब तक के लिए कीप लर्निंग, keep figuring out things. Until then, goodbye and thank you so much.